और बलूचिस्तान में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। ओथल में ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई है। बारिश और सैलाब से मुतासरा अफराद ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इंतजामिया की जानिब से खुराक की अदम फराहमी पर गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ इलियास कंबो से। बताएगा इलियास। और आपको ये भी बताते चलें कि बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन मुदस्सिर इकबाल भी बलूचिस्तान में मौजूद हैं। वहाँ पर बाकायदा से वहाँ पर सूरत हाल के हवाले से गाहे बगाहे आगाह भी कर रहे हैं। उनके हमरा वो भी मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी आमना, शुक्रिया आपका बहुत। इस वक्त हम मौजूद हैं ओथल में और ओथल के गिरदो नवा में। आज दिन भर जो हमने मुख्तलिफ मौज़ायात, मुख्तलिफ गोट्स जो है वो विज़िट किए हैं। वहाँ सिचुएशन ये है कि लोगों के घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। कच्चे घरों की तादाद तकरीबन 80 to 90% है जो मुकम्मल तौर पर तबाह हैं। उनके माल मवेशी जो तकरीबन 50 से 60% वो पानी की नज़र हो गए, बह गए और वो मर गए हैं। बहुत सी अमवात भी हुई हैं और अब लोग वहाँ से निकल कर कुछ अपनी मदद आप के तहत और कुछ को गवर्नमेंट ने रेस्क्यू किया है और वो मुख्तलिफ स्कूल जो हैं वहाँ पर उनको कैंप किया गया, वहाँ पर रखा गया है। लेकिन वहाँ जो सबसे बड़ा मसला है कि खुराक की कमी हो रही है। वहाँ पर NGOs तो पहुँच रही हैं लेकिन हुकूमती नुमाइंदगान हम सुबह से देख रहे हैं गायब है। कुछ देर पहले फराजीम बोल की स्क्रीन पर थी, उन्होंने बात भी की और अभी उनके फ़ोन पे भी उन्होंने कहा कि हमें वो पूरी लिस्ट भिजवाएं कि कहाँ कहाँ आप मौजूद हैं और वहाँ लोगों तक इमदाद नहीं पहुँची। हैरानकुन ये है कि ये ओथल शहर यहाँ और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है लसबेला का, जहाँ उनको हमारी मदद दरकार है। तो बोल न्यूज़ अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हुए लम्हा बलम्हा आगाह कर रहा है, हुक्मरानों को झंझोड़ रहा है कि उनके अपने सूबे के अंदर किस तरह से बैड गवर्नेंस है। कुदरती आफत थी, यकीनी तौर पर उसका मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद जो रेस्क्यू है उसका अमल हो सकता है। हमारे साथ यहाँ जो हमारे नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं। इलियास कंबो। इलियास साहब, दिन भर हम ये देख रहे थे लोग NGOs पहुंच रही हैं, लोग पहुंच रहे हैं मकामी तौर पर, हुकूमती नुमाइंदगान फ़ोन करने के बावजूद हमें नहीं मिल पा रहे, वो कहाँ हैं? ये इसी वजह से तो इन मुतासरीन के अंदर बड़ा शदीद गम गुस्सा आपने महसूस किया होगा। ये बता रहे हैं कि इन्हें माँ सवाए 1-2 दिन के अलावा कभी भी इनको इंतज़ामिया की जानिब से कोई खुराक नहीं पहुँचाई गई और इस पे ये बहुत शदीद गुस्से में है और इनका ये मुतालबा है और वो हक बजानिब भी हैं कि इन्हें हुकूमती जानिब से, इन हुकूमती एहलकारों की जानिब से खुराक के साथ साथ तिब्बी सहूलियात और टेंट वगैरह फराहम किए जाने चाहिए। आपने बजा फरमाया कि आज जिन भी इलाकों में जो आपने सैलाब की तबाहकारियाँ देखी तो आदमी के खून के आंसू रोने पे मजबूर हुआ है कि इतनी तबाही और बर्बादी के बावजूद भी ये ब्यूरोक्रेसी, ये सुर्ख फीता, ये ख्वाब खरगोश में आराम कर रहा है। वो सारा मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म आज विज़िट किया है, वज़ीर आला उनके साथ बिज़ी थे। उन्होंने कहा यहाँ तो कोई होगा नहीं, फोकस पाकिस्तान के मीडिया का वहाँ होगा, उसमें बात कर ली। ये जहाँ मैं मौजूद हूँ ये एक कॉलेज है, स्कूल है, ट्रेनिंग सेंटर बेसिकली। यहाँ लोग मौजूद हैं, पीछे फैमिलीज़ हैं, उनको यहाँ रेस्क्यू किए गए। यहाँ प्रिंसिपल हैं स्कूल के, उनसे बात कर लेते हैं कितनी फैमिलीज़ यहाँ पर आई हैं और क्या सिचुएशन कब से यहाँ पर है? शुक्रिया सर। ये पहले दिन से यानी 25 तारीख को जो सैलाब की जैसे इतला आई तो DC साहब के हुक्म पे रात का टाइम था तो मैंने कोशिश की, अपने जितना लोकल स्टाफ था ओथल का, तो नेटवर्क था ही नहीं, बाइक पे जाकर उनको सबको बुला के रातों रात कमरे खुलाए, क्योंकि हमारे पास तो स्टूडेंट बैठते हैं तो उनके लिए फर्नीचर होता है क्लास में, तो बड़ा मुश्किल था। तो सारे बच्चे बेचारे पहुँच गए और तकरीबन पहली रात मिलकर 25 फैमिलियाँ तो पहुंच चुकी थी। नहीं तो उसके बाद कोई इमदाद वगैरह नहीं पहुंची है? सर इमदाद तो अभी उनका एक नुमाइंदा था लेवीज सिपाही, वो तो आया था। 1-2 दिन हमने देखा बिरयानी कोई आ रही थी शापर में, थैलियाँ नहीं थी, वो शापर थी, शापर में बिरयानी आ रही थी। फिर एक दिन मैं बैठा था तो बिरयानी आई, इन्होंने तो वापस कर दिया कि हमारे खाने के काबिल नहीं है, मतलब कच्चे चावल थे या कुछ क्या मसला था, ये वापस कर दिए। उसके बाद नहीं। अच्छा, यहाँ मकामी सहाफ़ी भी सुबह से हमारे साथ वो हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। पीर बख्श, ये कुछ ऐसे एरियाज़ हमें बताए जा रहे हैं कि जहाँ पर तो पूरे रास्ते ही बंद हो चुके हैं, तकरीबन को 20 से 25 हज़ार फैमिलीज़ हैं वो बिल्कुल वहाँ पर मैसूर होकर रह गई हैं। तो वहाँ तो हुकूमत का पहुँचना क्या मतलब बहुत मुश्किल है, वहाँ को उनको रेस्क्यू करने का क्या मसाइल वहाँ? जी मुदस्सिर भाई, ये इलाका है लाखड़ा,
ये लाखड़ा जो है इसका राब्ता तकरीबन कोई ज़मीनी राब्ता जो है वो 8 दिन से मुनक़ता हो चुका है और इलाके का नाम ओडकी है। अभी भी वहाँ तकरीबन ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर खाने पीने की जो इशा है वो नापेद हो चुकी है और जो लाखड़ा शहर है वहाँ जो दुकानदारी है उनके पास भी अब जो इशा खोरनोश है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। दूसरा एक इलाका है कनराच, वो भी पहाड़ी इलाका है, लसबेला का दूर अबदादा इलाका है, उसका भी जो ज़मीनी राब्ता है वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। इत्तलात क्या आ रही हैं इस वक्त, वहाँ क्या सूरत हाल है? सर इस वक्त उनके पास सूरत हाल ये है कि भूख व अफलास में वो लोग मुब्तला हो चुके हैं, लोग मर रहे हैं। आज भी एक बंदा जो है वो सामान लेने के लिए आ रहा था, उसने कोशिश की तो पानी गहरा था, वो गहरे पानी में मर चुका है। जबकि वहाँ एक औरत आई थी जिसका ताल्लुक सिंध से था, उसने बताया कि हमारे 6 बंदे जो हैं मुकम्मल तौर पर लापता हैं, सैलाब में बह चुके हैं। लोग जो हैं वो बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। इंतज़ामिया की तरफ से हेली के ज़रिए तो उनके पास जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया लेकिन वो भी न होने के बराबर रहा, क्योंकि ठीक है, मुदस्सिर इकबाल इस वक्त ओथल बलू मौजूद हैं और दिन ब दिन की सूरत हाल के हवाले से हमें वो वक्फे से बता रहे हैं और मुदस्सिर आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, रिलीफ कैंपों में सहूलियात ना मिलने पर इज़हार बरहमी, मुतल्लिका अफसरान मुअत्तल कर दिए, सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर मुतासरीन की बहाली की यकीन दहानी की, लवाहिकीन और मुतासरीन को फौरी मुआवजा अदा करने का हुक्म दे दिया। कहा कीमती जानों के नुकसान के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ, चैलेंज बड़ा है, मिलकर मुकाबला करेंगे, आखिरी घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, रिलीफ कैंप्स में सहूलियात न मिलने पर इजहार बरहमी, मुताल्लिका अफसरान मुअत्तल। शहबाज शरीफ कोयटा पहुँचे तो वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, हुज़ुरा और अरकान असेंबली ने उनका इस्तकबाल किया। चीफ सेक्रेटरी ने नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों के बारे में बताया। वज़ीर आज़म किला सैफुल्ला पहुँचे तो रिलीफ कैंपों में मुतासरीन को खाना और पानी न मिलने की शिकायत पर मुताल्लिका अफसरान को मुअत्तल कर दिया। कहा सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर मुतासरीन की बहाली और आबादकारी समेत नुकसानात का इजाला करेंगे। ये वफाक की तरफ से 10 लाख रुपए, जनाब बंजुंजी साहब ने 10 लाख रुपए अलहदा सूबे की तरफ से इन्होंने तकसीम चेक कर दिए हुए हैं। इसी तरीके से जो जख्मी हैं उनको भी इमदाद दी जाएगी फिल फॉर। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि लवाहिकीन को 20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, 10 लाख वफाकी हुकूमत और 10 लाख रुपए सूबाई हुकूमत देगी। वफाक की जानिब से 10 लाख रुपए फिल फॉर दिए जाएंगे। आपको बताएं कि इमरान खान का जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने का ऐलान, पार्टी के नेशनल काउंसिल से खिताब में कहा कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाते हुए जोर दिया कि इलेक्शन कमिश्नर का झुकाव सियासी जमात की तरफ है और ये बात किसी से ढकी छिपी नहीं है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत शफाफ इलेक्शन का इनेकाद किसी तरह से मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर को जाना होगा। इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरजोर एहतजाज करेगी। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हों। ईवीएम से धांधली के 130 तरीके ख़त्म हो जाएंगे। भारत और ईरान में ईवीएम को इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन में धांधली का इनका बनाया हुआ सिस्टम है। पाकिस्तान के इलेक्शन में जो हारता है वो शिकस्त तस्लीम नहीं करता। कि जो वो फ्री एंड फेयर हो, लोग समझे, उसको प्रोसेस में बिलीव करें कि इन्होंने एक गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया। इसलिए नहीं कि वो गवर्नमेंट करप्शन कर रही थी, इसलिए नहीं कि वो मुल्क की माइशत को सही रास्ते पर नहीं लेके जा रही थी। महंगाई का इन्होंने इस्तेमाल किया कि जी महंगाई की वजह से हम गवर्नमेंट कराना चाहते हैं। ये अब वाज़ेह है कि ना इनका इंटरेस्ट था इकॉनमी, ना इनका इंटरेस्ट था महंगाई, सिर्फ एक इंटरेस्ट था एनआरओ लेना। इस मुल्क के अंदर हमें कभी इजाज़त नहीं देनी चाहिए कोई इस मुल्क की क़यादत करे जिसका सब कुछ पाकिस्तान में ना हो। ये क्या वजह है कि आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, वजीर बनना चाहते हैं, पैसा आपने मुल्क से बाहर रखा हुआ है। बच्चे कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, हम ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, इसलिए जवाबदेह नहीं है। अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में ये रहते हैं वहाँ। जो लोग क़यादत में आके बिलीव ही नहीं करते पाकिस्तान में, क्योंकि इसलिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा बाहर भेज देते, तो उनको क्या हक है इस मुल्क की क़यादत करने का? इस मुल्क की क़यादत उसको करनी चाहिए उन लोगों को जिनका सब कुछ पाकिस्तान में हो, स्टेक पाकिस्तान में हो, जीना मरना पाकिस्तान में हो।
تو ایسی میں نے فون دیکھا کوئی 11 بجے تک میں اس فون کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ پبلک سڑکوں کے اوپر نکلی ہوئی ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ٹی وی لگایا, ہم نے ٹی وی کے اندر دیکھا کہ پبلک, تو جو پبلک نکلی اس دن, میں آپ یقین کریں کہ ساری میری جو سٹرگل ہے, سب سے زیادہ خوشی مجھے اس دن اس لیے ہوئی, لیکن یہ جو مجھے خوشی ملی کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی قوم کے اندر شعور آ گیا ہے, جب ایک ہجوم قوم بن گئی ہے, یہ مجھے خوشی ملی. نہ انہوں نے اس ملک کے اندر کبھی بھی کوئی اصلاحات کی ہیں, نہ انہوں نے کبھی ملک کے فیوچر کا سوچا. یہ ہم پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ تھی جس نے بلین ٹری سونامی شروع کی, درخت ماحولیت کا سوچا. کسی نے سوچا ہی نہیں تھا ماحولیت کا. یہاں ماحولیت کا سوچنا تو دور کی بات ہے, انہوں نے جو پرانے ہم انگریز کے بنائے ہوئے تھے جنگل وہی کٹوا دیے. اور کوئی نہیں بچے گا, احتساب سب کا ہوگا. لانگ مارچ کے دوران عوام پر تشدد میں ملوث اہلکاروں کے خلاف حکومت کا گھیرا تنگ. پنجاب حکومت نے مزید 2 افسران کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو تبدیل کر کے ان کی خدمات وفاق کے سپورٹ کر دی گئیں, جبکہ ڈی آئی جی آپریشن سہیل چودھری کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. پی ٹی آئی رہنما شہباز گل نے بھی ٹویٹ کیا, رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جس نے خواتین کی بے حرمتی کی ان سب کا احتساب ہوگا. بچوں پر تشدد, وکلا پر تشدد کیا, ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. یہ پہلا قدم ہے. مزید کہا کہ قانون آگے اپنا راستہ لے گا. خان 25 مئی کو نہیں بھولا اور نہ بھولنے دے گا. کراچی میں پیپلز پارٹی کا گڑھ کہلائے جانے والا علاقہ لیاری بارش کے بعد سیوریج کے پانی میں ڈوب گیا ہے. لیاری کی گلیاں اور سڑکیں کیچڑ اور کچرے سے بھری ہوئی ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے بول نیوز کے نمائندے امجد قائم خانی اس وقت لیاری میں رکن سین اسمبلی عبدالرشید کے ہمراہ موجود ہیں. امجد بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے لیاری کی؟ جی بالکل, حالیہ بارشوں نے کراچی کے دل لیاری کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے. لیاری کا تمام سیوریج کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے, نظام بوسیدہ ہو چکا ہے. یہ مسائل ہیں کیا؟ رکن سندھ سے ہیں سید عبدالرشید ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. رشید صاحب فرمائیے گا, لیاری کی اس بدترین صورتحال کا ذمہ دار ہے کون؟ لیاری کے لوگ مستقل ان مسائل کا شکار ہیں. سیوریج کا نظام تباہ, کچرا اٹھانے والا کوئی موجود نہیں ہے. لگتا ہے کہ سندھ کے اندر کوئی حکومت اور کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اس وقت اس پوری صورتحال کے اندر جب عوام احتجاج کرتی ہے اور بات کرتی ہے اور آواز اٹھاتی ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ شور شرابہ ہوتا ہے, اور اس شور شرابے کے خلاف پھر جھوٹی ایف آئی آریں کاٹی جاتی ہیں. یہ صورتحال ہے. اس کے اوپر ساری باتیں وزیر اعلیٰ سندھ کے بھی براہ راست علم میں ہیں. اسمبلی فلور کے اوپر بھی مستقل میں اس کے اوپر بات کرتا رہا ہوں. یہ حقائق آپ کے سامنے ہیں. بالکل, سید عبدالرشید ہمارے ساتھ موجود تھے, تفصیل سے لیاری کے مسائل کے بارے میں بتا رہے تھے. لیاری کے جو مسائل ہیں ان میں سیوریج کا مسئلہ سب سے بڑا. بہت شکریہ امجد قائم خانی, آگاہ کر رہے تھے. کسی بھی خبر کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز. بول نیوز ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.